कहानियों की अनोखी दुनिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही दिलचस्प अनोखी कहानियाँ देखते रहें। मजेदार सी कहानियाँ आपके लिए। रामपुर गांव में जगदीश अपनी पत्नी सुजाता और 12 साल की बेटी रोहिणी के साथ रहता था। उनका छोटा सा परिवार खुशियों से भरा था। एक दिन, बाबा देखो तो, मैं अपने स्कूल में अव्वल आई हूँ। शाबाश मेरी बिटिया, ऐसे ही पढ़ लिख कर मेरा नाम खूब रोशन करो। शाबाश। जगदीश के इस परिवार में भले ही गरीबी थी, लेकिन खुशियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान पूरा खुशियों से भरा हुआ घड़ा किसी को नहीं देते। ऐसा ही कुछ हुआ जगदीश के परिवार के साथ। एक रोज जगदीश और सुजाता किसी काम से दूसरे गांव गए हुए थे। रोहिणी के पेपर आने वाले थे, इसलिए उसने घर पर रहकर ही पढ़ाई करने की सोची। ऐसे ही पूरा दिन बीता और रात हो गई। अब तक तो माँ और बाबा को घर पर आ जाना चाहिए था, बड़ी देर हो गई। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, उसका दिल बैठा जा रहा था। वो दरवाजे पर बैठकर काफी देर तक उनका इंतजार करती रही। ऐसे ही आधी रात हो गई। अब रोहिणी को उनकी चिंता सताने लगी। वो जल्दी से अपने पड़ोस में गई और उसने ममता का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ बेटी? काकी देखो ना, माँ और बाबा सुबह से पड़ोस के गांव किसी काम से गए थे। उन्होंने कहा था 2 घंटे में लौट आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे। हो सकता है वो किसी रिश्तेदार के घर गए होंगे और आज वो वहीं ठहर गए होंगे। नहीं काका, वो कभी ऐसा नहीं करते। वो मुझे यूं ज्यादा देर तक अकेले छोड़कर नहीं जाते। मुझे उनकी चिंता सता रही है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, हम अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। वो लोग पास के गांव काशीपुर की ओर निकल पड़े, लेकिन आधे रास्ते पर पहुंचने पर उन्हें काफी भीड़ दिखाई दी। वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक बस खाई में गिरी हुई है और लोगों को वहां से अस्पताल ले जाया जा चुका है। मोहन भी जल्दी से अस्पताल की ओर गया और रोहिणी के माता पिता को ढूंढने लगा। देखिए, जगदीश और सुजाता नाम का कोई पेशेंट यहाँ नहीं है। इसका मतलब मेरे माँ बाबा ठीक हैं। तभी अस्पताल का एक स्टाफ बोला, अरे कुछ लोग इस एक्सीडेंट में मारे भी गए, आप मुर्दा घर में जाकर पता कर लो। ये सुनते ही रोहिणी के हाथ पांव फूल गए। वो डरते हुए मुर्दा घर पहुंची। क्या नाम है तुम्हारे माँ बाप का? जी जगदीश और सुजाता। ठीक है, यहाँ साइन करो। सुबह तक पोस्टमार्टम हो जाएगा, फिर डेड बॉडी मिल जाएगी। ये बात सुनते ही रोहिणी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो रात उसकी जिंदगी की काली रात बन गई। अगली सुबह जगदीश और सुजाता की डेड बॉडी घर लाई गई। जैसे तैसे आस पड़ोस के लोगों ने उसके माता पिता का अंतिम संस्कार किया। ऐसे कुछ दिन बीत गए। रोहिणी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। वो अकेले ही रहने लगी और अपने माता पिता की तस्वीर को देखकर खूब रोती। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मेरे पास कोई नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे बात भी नहीं करता। अब रोहिणी उदास रहने लगी और उसने अब अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। मैं भी अब हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाबा के पास चली जाऊंगी। यही सब सोचते सोचते एक रोज वो ऊंची वाली पहाड़ी पर चली गई और वहां जाकर कूदने ही वाली थी कि तभी देवी माँ वहां प्रकट हो गई। ऐसा मत करो रोहिणी, अपनी जान लेना कितना बड़ा पाप है। तो ऐसे जी कर भी मैं क्या करूंगी देवी माँ, जहाँ मेरे माता पिता मेरे साथ ना हो। बेटी, मैं तुम्हारे माता पिता को तो नहीं लौटा सकती, लेकिन तुम्हें कोई वरदान जरूर दे सकती हूँ। इसलिए तुम थोड़ा सोच समझकर कोई वरदान मांगो। रोहिणी ने काफी देर तक सोचा। मेरे सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस वालों ने मुझे इसलिए अपनाने से मना कर दिया क्योंकि मैं गरीब हूँ, और इसलिए कोई मुझसे ना ही बात करता है और ना ही मेरे साथ रहता है। देवी, मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। तथास्तु। देवी माँ उसको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। अब रोहिणी खुश थी। उसे लगा कि अब सब उसे प्यार करेंगे क्योंकि उसके पास हर चीज को सोने की बनाने की शक्ति जो थी। रोहिणी खुशी खुशी घर लौट आई और अपने घर को देखकर कहने लगी, सबसे पहले मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी को ही सोने की बना देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मेरी टूटी फूटी झोपड़ी जल्दी से सोने की बन जाए। रोहिणी के इतना कहते ही उसकी टूटी फूटी झोपड़ी सोने की बन गई। न सिर्फ घर, बल्कि घर के अंदर रखी सभी चीजें भी सोने की बन गई। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब देखना कि गांव वाले कैसे मेरे सोने के घर को देखकर दौड़े दौड़े चले आएंगे।
अब बिल्कुल वैसे ही हुआ। गांव के लोगों की भीड़ उसके घर के बाहर लग गई। अरे ये कैसा चमत्कार है? तुम्हारी ये टूटी फूटी झोपड़ी आखिर सोने में कैसे बदल गई? बस यूं समझ लो कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है काका। अब मैं जो भी चाहूँ वो सब सोने में बदल सकती हूँ। ये सुनकर सभी गांव वाले आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। क्या क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें इस नेक काम में सब गरीबों की मदद करनी चाहिए। तुम्हें अपने इस वरदान का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम हम सबके लिए भगवान बन जाओगी। लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या है? तुम इस पूरे गांव को सोने में बदल दो। इससे सबकी गरीबी दूर हो जाएगी और हर जगह हमारे गांव के ही चर्चे होंगे। ठीक है काका, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये सारा गांव सोने का बन जाए। उसके इतना कहते ही सारा गांव सोने का बन गया। अरे ये तो सचमुच कमाल हो गया भैया। अरे सारा गांव सोने का हो गया भैया। अरे वाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम तो रातों रात स्वर्ग में पहुंच गए। अब सभी गांव वाले खुश थे, लेकिन अनजाने में वो ऐसा कुछ भूल गई जिससे गांव के साथ साथ वहाँ की चीजें भी सोने की बन गई। सब कुछ सोने का बन चुका था। हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया। अगले दिन एक बूढ़ी औरत रोहिणी के पास आई। ये तूने क्या किया बेटी? मैंने तो सबकी इच्छा पूरी की है। मुझे लगा सब कुछ सोने का कर देने से लोग मुझसे बहुत खुश होंगे और वो सब मुझे ढेर सारा प्यार करेंगे। नहीं बेटी, ऐसे तो सबकी जान को खतरा हो सकता है। अगर यहाँ रखी हर चीज सोने की हो जाएगी तो सब पिएंगे क्या और खाएंगे क्या? ऐसे तो सब भूखे मर जाएंगे और ऐसे तो ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सब कुछ पहले जैसे कर दे बेटी। लेकिन अम्मा, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। मुझे तो वरदान बस सोने की चीजों में बदलने का मिला था। तभी रोहिणी को तेज प्यास और भूख लगी, लेकिन सब कुछ सोने में बदल गया था, इसलिए न तो वो पानी पी सकती थी और न ही वो कुछ खा सकती थी। हे देवी माँ, मेरी मदद करो। तभी वो बूढ़ी औरत देवी माँ के रूप में प्रकट हो गई। मुझे माफ कर दो देवी माँ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपसे ये वरदान मांगा। मुझे अब ये सब नहीं चाहिए, मुझे पहले जैसा कर दो। अब देवी माँ ने रोहिणी से वो वरदान वापस ले लिया, साथ ही उसे हमेशा खुश रहने और सब उसे प्यार करे ऐसा वरदान दिया। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, साथ में सब तुम्हें प्रेम करेंगे। देवी माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। ममता और मोहन की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने रोहिणी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे पढ़ने के लिए स्कूल में डाल दिया। अब रोहिणी खुशी खुशी रहने लगी। अरे कमला, मेरा छोटा बेटा कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटा है। सोच रही हूँ अब उसके भी हाथ पीले कर दूं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। अरे वाह, निशांत विदेश से लौट आया? फिर तो उसके लिए कोई बड़े अमीर घर की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तेरी बड़ी गरीब बहू की तरह नहीं जो बस 2 जोड़ी कपड़े में ही ससुराल चली आई। अब मुझे देख, अमीर बहू लाई हूँ तो सब सामान आया है दहेज में। ये जिस एसी की तू ठंडी ठंडी हवा खा रही है ना, ये भी मेरी बहू के दहेज में ही आया है। मैंने तो इसे हॉल में लगवा दिया ताकि सब इसका इस्तेमाल करे। चलो बढ़िया है, एक मैं हूँ जिसकी गरीब बहू कुछ नहीं लाई। लेकिन अब तो मेरी सारी उम्मीदें अपनी छोटी बहू से ही है। तू कोई अच्छी अमीर घर की लड़की ढूंढ ना मेरे निशांत के लिए। अरे तुम चिंता मत करो, निशांत के लिए तो मैं एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता ही लेकर आऊंगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज कमला एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता निशांत के लिए लेकर आती है। देख तो विमला, लड़की कितनी सुंदर है, ऊपर से अमीर घर से भी है, अपने माँ बाप की इकलौती है, खूब दहेज मिलेगा। बोल तो बात करूं। अरे नेकी और पूछ पूछ, तू जल्दी से बात बढ़ा, हम कल ही चले जाएंगे देखने। विमला एक लालची औरत थी। उसके बड़े बेटे ने अपनी पसंद की गरीब लड़की से शादी की थी, इसलिए उसके दहेज में कुछ नहीं आया था। इसलिए विमला हमेशा उससे नाराज रहती थी और अब उसने ठान लिया था कि वो अपने छोटे बेटे के लिए बड़े घर की लड़की ही लाएगी। बात आगे बढ़ी। फिर वो अपने बेटे के लिए सोनिया को दुल्हन बनाकर घर ले आई। आओ मेरी प्यारी बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हाय कितनी सुंदर है मेरी छोटी बहू, बिल्कुल परियों जैसी। सोनिया दहेज में खूब सारा सामान लेकर आती है, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन
और भी बहुत सा सामान। विमला अपनी लोभी आंखों से वो सब देखती है तो खुश हो जाती है। फिर विमला उसे उसके कमरे में ले जाती है। ओफो, इस कमरे में तो एक एसी भी नहीं है, मैं इस कमरे में कैसे रहूंगी? माँ जी, आप जल्दी से मेरे दहेज में आया हुआ एसी मेरे कमरे में इंस्टॉल करवा दीजिए। बहू, तुम्हारे कमरे में एसी? लेकिन मैं तो सोच रही थी इसे हॉल में लगवा दूं। वो क्यों भला? ये एसी मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है, और वैसे भी मैं अपने ससुराल में कोई समाज सेवा करने नहीं आई हूँ। और हाँ, वो टीवी भी मुझे बड़े टीवी वाले स्क्रीन पर देखने की आदत है, इस छोटे से टीवी में नहीं। अच्छा ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। विमला सोनिया के कमरे में आया हुआ एसी, फ्रिज और टीवी रखवा देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, जहां अमीर सोनिया सारा दिन अपने कमरे की ठंडी हवा में बैठती, तो वहीं उसकी जेठानी रजनी घर के कामकाज में लगी रहती। एक रोज गर्मी में सारा दिन काम करके रजनी का गला सूखने लगता है। गर्मी में काम करके गला सूखने लगा है, ठंडा पानी पीने की इच्छा हो रही है। रजनी सोनिया के कमरे में जाकर फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगती है। आहा, ठंडा पानी पीकर कितना सुकून मिला है। लेकिन तभी सोनिया बाहर से शॉपिंग करके आ जाती है। आहा, ठंडा पानी तो बड़े मजे से पिया जा रहा है, लेकिन जरा मेरा कमरा तो देखो कितनी बुरी तरह फैला है, इसे ही साफ कर देती। देवरानी जी, मैं? हाँ, तुम कर भी दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? ठीक ही तो कह रही है छोटी बहू, वो बेचारी शॉपिंग करके थक कर आई है, तो तुम उसका कमरा साफ कर दोगी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। चल अब जल्दी से इसका कमरा साफ करके झाड़ू लगा दे, और हाँ, फिर फिनाइल डालकर पोछा भी लगा देना। जी माँ जी। सोनिया को अपनी अमीरी और सुंदरता पर बड़ा घमंड था, तो वहीं रजनी दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी ये अच्छाई किसी को नजर नहीं आती और उसकी सास हमेशा उसको बुरा भला सुनाती रहती। एक रोज सोनिया सज धज कर तैयार होकर फिल्म देखने जा रही होती है। उसे देख रजनी ने कहा, देवरानी जी, मुझे भी बड़े दिन हो गए बाहर गए हुए, और मैंने तो आज तक सिनेमा हॉल भी नहीं देखा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तुमने अपनी शक्ल भी देखी है, ऊपर से कपड़े तक पहनने का सेंस तो है नहीं तुम्हें। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले कर गई तो जानती भी हो मेरी इतनी इंसल्ट होगी, इसलिए ज्यादा बकबक मत करो और वही करो जो तुम्हारी औकात है, इस घर के काम। सोनिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर विमला वहां जाती है। क्या हुआ? मेरी अमीर बहू गुस्सा क्यों हो रही है? फिर सोनिया विमला को सारी बात बताती है। ये सुनकर विमला को गुस्सा आ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू से ऐसा कहने की? अरे तूने अपनी काली शक्ल देखी भी है? ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं तुझे अपने घर की बहू बना कर ले आई। चल जा घर में, इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें खत्म कर। फिल्म देखने जाएगी, मनहूस कहीं की। रजनी रोते हुए वहां से चली गई और घर के काम करने लगी। गरीब और काली रजनी के साथ हमेशा ऐसे ही होता था। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय बाद दोनों बहुओं का जन्मदिन आने वाला था। उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता था। विमला अपनी छोटी बहू के लिए महंगी सी साड़ी लेकर आती है। ये ले सोनिया बहू, तेरा इस घर में पहला जन्मदिन है ना, तो उस दिन तू ये साड़ी पहन लेना। ये साड़ी माँ जी? क्यों, पसंद नहीं आई क्या? सोनिया बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है। नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन वो क्या है ना, शादी के बाद ही मेरा पहला बर्थडे है ना, तो डैड ने मेरे लिए स्पेशल चांदी का सूट बनवाया है एक महंगे फैशन डिजाइनर से, तो इस बार तो मैं वही पहनूंगी। हे राम, चांदी का सूट? फिर तो मेरी बहू उसमें बिल्कुल परियों जैसी लगेगी। घर के कामों में लगी हुई रजनी उनकी बातें सुन रही थी। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास उसके लिए कुछ भी नहीं लाई। जन्मदिन तो मेरा भी है, लेकिन माँ जी मेरे लिए आप कुछ नहीं लाई। अगर एक सस्ता सा सूट मेरे लिए भी ले आती तो मुझे कितना अच्छा लगता। ए काली कलूटी गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार समझाया है तू इस घर की नाम की बहू है, लेकिन औकात तेरी नौकरानियों जैसी है। आहा, सूट चाहिए महारानी को, जैसे तेरे बाप ने तो मुझे संदूक भरकर खजाना दिया है ना। और अब मुझसे खुद को कंपेयर करना बंद करो। और हाँ, माँ जी ने मेरे पहले बर्थडे के लिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, तो जन्मदिन के दिन सारे घर की सफाई करके उसको सजाकर और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तुम यहाँ से निकल जाना, समझी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स को पता चले कि तुम जैसी गरीब और काली औरत मेरी जेठानी है। उस दिन रजनी बहुत रोती है। उसका पति मनीष दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसकी तरफदारी करने वाला वहाँ कोई नहीं था।
सुबह जल्दी उठकर रजनी सारे घर की सफाई करती है, फिर सारे घर को दुल्हन की तरह सजाती है, जिसके बाद वो तरह तरह के पकवान बनाती है। अपने बर्थडे पर सोनिया अपने पापा का दिया हुआ चांदी का सूट पहनती है और सज धज कर तैयार हो जाती है, तो वहीं बेचारी रजनी पुरानी सी साड़ी पहने हुए होती है। अरे वाह, मेरी बहू तो आज इस चांदी के सूट में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाय, नजर ना लगे इसे किसी की। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बहू। थैंक यू माँ जी। और तू, सारा काम हो चुका है तो तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से चली जाओ और जब पार्टी खत्म हो जाए तब अपनी ये मनहूस सी शक्ल लेकर चली आना सफाई करने। रजनी अपनी किस्मत को कोसती हुई घर से निकल जाती है। कुछ दूर चलकर वो जंगल में पहुंच जाती है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरे काले और गरीब होने के कारण मेरी सास और देवरानी मुझसे कितनी नफरत करती है, हर पल मुझे ताने देती हैं। वो खुद से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने फंसे एक खरगोश पर जाती है, जो कि दलदल में फंसा हुआ होता है और डूबने ही वाला होता है। अरे ये क्या, ये तो इसमें डूब जाएगा, मुझे इसकी जान बचानी होगी। रजनी जल्दी से उस खरगोश की मदद करती है और उस खरगोश को बाहर निकालती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही उस दलदल में डूबने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक उस दलदल के पास लगे पेड़ से एक पीले रंग का सोने का सूट रजनी के ऊपर आकर गिर जाता है, जो कि काफी मजबूत था। उस सूट को पकड़कर रजनी दलदल से बाहर आ जाती है। तभी अचानक से वो सूट बोलने लगता है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर उस खरगोश की जान बचाई है। अरे ये क्या, तुम तो बोलते भी हो, भला ये कैसा चमत्कार है? हाँ, मैं एक जादुई सोने का सूट हूँ जो परीलोक से आकर इस पेड़ पर फंस गया था और तभी आजाद हो सकता था जब मैं किसी नेक दिल इंसान की मदद करूँ और उसके पास ही रहूँ। अब तुम एक बार मुझे पहन कर देखो, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। उसकी बात मानकर रजनी उस सूट को पहन लेती है, जिसे पहनते ही वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। रजनी बहुत खुश होती है। वो सोने का सूट पहनकर अपनी देवरानी की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, जहां सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या, तुमने सोने का सूट पहना है और तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? रजनी सबको सारी बात बताती है। ये सुनकर सोनिया चिढ़ जाती है। अब उस सोने के सूट की मदद से रजनी खुद का बड़ा घर बना लेती है, जिसमें ऐशो आराम की हर चीज होती है। अब उस घर में वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है।